नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बल को बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम बल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण बल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिए, ब्रह्मांड में चाहे कोई पिंड हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई कण हो, सभी अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जो आकर्षण होता है इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों, दो कणों, दो ग्रहों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सर्वत्र बल है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी कण हैं, यदि उनमें द्रव्यमान है तो सभी कण या सभी पिंड अपने द्रव्यमान के कारण इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और यह है जो प्रकृति के 4 मौलिक बल हैं उनमें से सबसे कमजोर बल भी माना जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रकृति में 4 मौलिक बल हैं। पहला हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो सभी प्रकृति के जो मूल बल हैं उनमें सबसे कमजोर जो बल है वो कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। साथ ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती है, अतः यह जो है दूसरे जब यह बल कार्य करता है तो दो वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं। वही हमने देखा था कि जो विद्युत चुंबकीय बल था, राइट, विद्युत चुंबकीय बल में अगर आवेश के, जैसे अगर हम बात करते हैं विद्युत बल की, तो यदि दो समान आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। वैसे ही अगर चुंबक के ध्रुव समान है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो चुंबक के ध्रुव भी समान होने पर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु ये जो बल है ये बल हमेशा कैसा होता है, आकर्षण की प्रकृति का ही होता है। अब हमारे सामने, राइट, हमारे सामने कई सवाल थे, जैसे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर क्यों लगा रही है, या चंद्रमा हमेशा पृथ्वी का चक्कर ही क्यों लगाता है, वो पृथ्वी की जो कक्षा है उसको छोड़कर किसी दूसरे ग्रह के पास में क्यों नहीं चला जाता है, या वस्तुएं हमेशा धरातल पर ही क्यों गिरती हैं। ये कुछ मूलभूत प्रश्न थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे और इनका जो जवाब था या गणितीय रूप से जो इसकी व्याख्या की थी वो न्यूटन ने की थी। और न्यूटन ने इसी गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम दिया था उसे ही क्या कहा जाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है, राइट। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये हमारे एग्जाम में 11 नंबर में भी पूछा जाता है, राइट, कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इसका गणितीय विवेचन कीजिए या न्यूटन के गणितीय नियम की व्याख्या कीजिए या न्यूटन के गणितीय नियम को या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए। तो अगर जो प्रश्न बनेगा तो ये पूरा का पूरा 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है, राइट, क्योंकि ये अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो लगभग ये है कि 150 से 200 शब्द और 200 से बल्कि ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो इतने शब्दों में ये एक्सप्लेन होगा तो यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना है। तो हम समझते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, राइट, समझते हैं। तो मैंने अभी बताया कि शुरुआत में जो है किसी भी व्यक्ति के पास में कई प्रश्न थे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाती है या वस्तुएं धरातल पर ही क्यों गिरती हैं। परंतु न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर कोई वस्तु गिरी है, जैसे उन्होंने देखा था कि सेब टूटकर नीचे गिरा, तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि आखिरकार क्या कारण है कि जो सभी फल हैं या सेब है वो हमेशा टूटकर क्या धरातल पर ही क्यों गिरा, राइट। तो इस पर उन्होंने जब और भी आगे रिसर्च की तो उन्होंने सन 1686 में अपने विचारों को बताया। तो न्यूटन ने सन 1686 में
यह विचार प्रकट किया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, और इसी का अनुसरण कौन करती है, हमारी पिंड करती है। तो ब्रह्मांड के जो दो पिंड हैं उनके बीच की जो आकर्षण बल की विशेषता है, इसका अनुसरण करते हुए भी जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किसी पिंड को या किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर खींचती है, जिसे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा या ग्रेविटेशन कहा, राइट। हालांकि ये जो ग्रेविटेशन है या गुरुत्वाकर्षण है, इसके बारे में भारत के वैज्ञानिक जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को या पिंडों को या किसी अन्य ग्रह को अपनी ओर अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करती है, खींचती है। परंतु इन्होंने केवल विचार ही दिया था। यहाँ पर जो न्यूटन ने इस पूरे के पूरे विचार की गणितीय व्याख्या की थी, और न्यूटन ने कहा था, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो कणों, दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वह उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है, राइट। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं दो पिंड। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये नंबर कभी जैसे 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को लिखते समय आपको कौन सी चीज यहाँ पर सावधानी रखनी है। देखिए, दरअसल ये जो है एक केंद्रीय बल माना जाता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल में जो दूरी ली जाती है वो हमेशा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से ली जाती है। इसीलिए हम अगर द्रव्यमान केंद्र इसका यहाँ पर माने, तो इसकी जो रेडियस की कैलकुलेशन है वो कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। इसका जैसे केंद्र हम यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ से होगी, तो ये इसकी बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। मैंने पीपीटी में डायग्राम ना लेकर मैं आपको इसीलिए समझाना चाहता था ताकि आप डायग्राम बनाते समय भी जो है मुख्य बातों को ध्यान रखें। तो ये एक केंद्रीय बल है, अर्थात ये इनकी जो बीच की दूरी है ये हो जाएगी, और दरअसल इस बल की जो दिशा होती है वो दिशा हमेशा इस रेखा की क्या होती है, पूरी ही होती है ये, और ये क्या हो जाएगी, आर। तो जैसे हमने मान लिया कि ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड हैं, आप इसको सूर्य मान लीजिए, इसको पृथ्वी मान लीजिए, या इसको पृथ्वी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, चंद्रमा मान लीजिए, या फिर हम जो है यहाँ पर गणितीय व्याख्या के लिए इसको m1 मान लेते हैं, राइट, और इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड या दो कण, राइट, तो दो पिंडों या दो कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, राइट। अगर हम इसको एग्जाम में विधिवत तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे तो हम लिखेंगे कि माना कि हमने m1 द्रव्यमान का और m2 द्रव्यमान का दो पिंड लिए जिनकी बीच की दूरी कितनी है, r है, राइट। अब यहाँ पर न्यूटन की गति का जो है हम यहाँ पर न्यूटन का नियम लगाएंगे, तो वो क्या कहता है कि कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा क्या है कि कणों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये जो r है, राइट। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 1 अपॉन क्या है, r स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर
समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखें कि ये एक केंद्रीय बल है, इसलिए जो दूरी की गणना है ये इनके द्रव्यमान केंद्रों से मानी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, राइट, किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उसके द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है उसे ही उस वस्तु का क्या कहा जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जब हम इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं तो जो दो पिंडों के बीच की दूरी है वो उन दोनों के द्रव्यमान केंद्रों से क्या की जाती है, मापी जाती है, राइट। तो पहला ये हो जाएगा समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट, संयुग्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है m1 इंटू m2 एवं समीकरण 2 क्या है, f समानुपाती 1/r²। जब इन दोनों को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा f समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r², राइट। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। अब देखिए जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट वैल्यू या नियतांक जो है हमेशा आएगा, और उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं, यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम F बराबर m1 m2 अपॉन r² इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी जी, F बराबर हो जाएगा g m1 इंटू m2 अपॉन r²। और यहाँ पर जो g है इसी ही क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान है वो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, राइट। हो सकता है कि 3 नंबर का जो प्रश्न है वो ये भी पूछ लिया जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान था वो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, जो कि होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक है, एग्जाम में इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो इसका मात्रक आप आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हैं। F बराबर होता है g m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r²। अगर हमको g की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर F इंटू क्या हो जाएगा, r² अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 और बराबर में क्या बचेगा, g। तो अब हम यहाँ पर आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, राइट। F का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन, इंटू r² के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम, इसका भी केजी, इसका भी केजी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, मात्रक होता है। तो g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, ज्ञात किया था। हो सकता है अगर इसकी हम और एक्यूरेट व्याख्या दें, अब यदि हम क्या करें कि SI मात्रक में हम यहाँ पर m बराबर कितना ले लें, 1 ले लें, और हमेशा ध्यान रखिए हम यहाँ पर द्रव्यमान कितना लेंगे, SI यूनिट में kg हो जाएगा। दूसरे पिंड का द्रव्यमान भी कितना ले लें, 1 kg ले लें, और त्रिज्या बराबर कितनी ले लें, 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको m1 को, m2 को और r को सबको 1 ले लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी या 1 मीटर की दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले या 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 2 कणों के बीच में कार्य करता है। तो यहाँ पर g का मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए
एक एक किलोग्राम के 2 कणों के बीच में क्या करता है, आकर्षण का कार्य करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। और चूंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो है ये कैसी है, एक अदिश राशि होती है, और इसकी अगर हम विमाएं देखें तो क्या हो जाएगा, m1 l स्क्वायर और क्या हो जाएगा t-2। दरअसल अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर बल की क्या होती है m l t-2, राइट। फिर मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, l स्क्वायर हो जाएगी, और अपॉन में क्या करना है हमको, kg, राइट। तो यहाँ पर kg का m-2 करना है। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये m है और ये -2 है तो m-1 बचेगा, ये l और ये l स्क्वायर तो ये l क्यूब हो जाएगा, और t माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो जाएगा, जो कि बहुत ही क्या है, इजी है, राइट। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 पिंडों या 2 कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो 2 पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, जो होता है 6.67 × 10⁻11, और इसकी जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। एक अदिश राशि है और जिसका जो फॉर्मूला हो जाएगा m-1, फिर l⁻³ और t⁻²। ठीक है। अब हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल से भी हो सकता है यहाँ से 5 नंबर का जो है प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताओं को हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल परस्पर आकर्षण बल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हो सकता है अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि ये हमारी क्या है, अर्थ हो जाएगी, राइट, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से क्या है, अधिक है, तो क्या पृथ्वी अधिक बल से चंद्रमा की ओर चंद्रमा पर क्या करती है, बल लगाती है, या चंद्रमा पृथ्वी से कम बल लगाता है पृथ्वी के ऊपर? क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है दरअसल पूरी तरीके से क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो परस्पर कैसा होता है, आकर्षण बल होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण बल से खींचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है उतने ही और बराबर बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, राइट। अर्थात जितना बल चंद्रमा पर पृथ्वी आरोपित करती है उतना ही बल जो है चंद्रमा पृथ्वी पर आरोपित करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल जो हैं, ये दरअसल जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये कैसा है, परस्पर आकर्षण बल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली बात यहाँ पर क्लियर होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है परस्पर आकर्षण बल होता है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करेगी तो उसके लिए अभिकेंद्री बल होना अति अनिवार्य है, क्योंकि अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वह वस्तु जो है किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में वृत्ताकार जो मार्ग है वो संभव ही नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर अगर गति कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसका कारण हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सूर्य के चारों ओर, राइट, सूर्य के चारों ओर गति करने वाले जो बल हैं, राइट,
सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको आवश्यक अविकेंद्रीय जो त्वरण है वो क्या करता है, प्रदान करता है। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पर समझना है। देखिए अब आप यहाँ पर जो कल हमने पढ़ा था उसको जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और ये बनता है कि दरअसल यहाँ पर जो सूर्य है सन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगर आप पूछें कि भाई जो सूर्य है उसका द्रव्यमान तो पृथ्वी से बहुत अधिक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण पृथ्वी सूर्य की ओर जाकर सूर्य में ही क्या हो जाए, गिर जाए। सूर्य तो क्या है, एक आग का गोला है, और पृथ्वी अगर सूर्य में जाकर चली जाएगी तो पृथ्वी भी क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो इसको हम इन्हीं दोनों पॉइंट से और अपकेंद्री बल से यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। पहली चीज तो मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल परस्पर क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अर्थात जितना बल सूर्य पृथ्वी पर आरोपित करता है उतना ही बल दरअसल पृथ्वी भी सूर्य पर आरोपित कर रही है। तो ये एक परस्पर आकर्षण बल है, इसीलिए पृथ्वी है वो सूर्य में जाकर नहीं गिरेगी। और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वृत्ताकार गति के लिए, राइट, जो अभिकेंद्रीय त्वरण है या अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण के रूप में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, राइट। और हमें पता है कि जब अभिकेंद्रीय बल लगेगा तभी कोई वस्तु क्या करेगी, वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी। अब हमने एक चीज और समझी थी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करती है, तो एक छद्म बल केंद्र से बाहर की ओर भी लगता है जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर ये हो जाएगा कि चूंकि अपकेंद्री, राइट, ये अभिकेंद्री, अपकेंद्री जो बल होता है, अपकेंद्री बल की वजह से जो है पृथ्वी सूर्य की ओर नहीं खिंचती है, या अपकेंद्री बल की वजह से ही पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर नहीं खींचती है। तो अब आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्री बल को प्रदान करता है और इसी वजह से जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और जो हमारा पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि क्या सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच सकता है या चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। इसका उत्तर भी हम दोनों तरीके से दे सकते हैं कि एक तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो परस्पर आकर्षण बल है, इसीलिए सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींचेगा और ना ही पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचेगी। और दूसरा उत्तर आप दे सकते हैं अपकेंद्री बल का। अपकेंद्री बल की वजह से भी, अपकेंद्री बल की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है, इस वजह से भी चंद्रमा पृथ्वी की ओर नहीं खिंचता है। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि यह सार्वत्रिक प्रकृति का होता है, राइट। ये यहाँ पर जो सार्वत्रिक शब्द लगा है ये इसकी एक कोई विशेषण नहीं है, दरअसल ये इसकी जो है वास्तविकता है। सार्वत्रिक इसीलिए है क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये ब्रह्मांड के हर एक पिंड पर, हर एक वस्तु पर, हर एक कण पर जो है आरोपित होता है, राइट। यदि किसी भी कण में द्रव्यमान है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी कहा जाता है। फिर ये सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है। फिर इसके साथ ही ये केंद्रीय बल होता है, राइट। अब केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने मैंने बताया था कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर जो किसी भी पिंड है, तो अगर आपने एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बना दिया, राइट, ध्यान रखें जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। अगर आपने इस तरीके से डायग्राम बना दिया ये आर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चूंकि क्या है, केंद्रीय बल है, अर्थात यह पिंडों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है, राइट, द्रव्यमान केंद्र की बीच की जो दूरी होती है वही इन दोनों की बीच की दूरी को हम न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें
मापते हैं। तो ये जो आकर्षण बल लगता है ये दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान केंद्र होता है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल भी कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है पिंडों के बीच का जो माध्यम है उस पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसके बीच में चाहे वैक्यूम हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव, कोई भी लिक्विड मीडियम हो, उस पर ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये निर्भर नहीं करता है, राइट। तो ये थी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की जो है विशेषता है। एक और विशेषता है यहाँ पर कि यह बल जो है स्थिर एवं गतिशील दोनों ही पिंडों पर क्या करता है, कार्य करता है। शर्त केवल इतनी है कि यदि किसी भी पिंड में द्रव्यमान है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य ही कार्य करेगा, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और अगर हो सकता है कि कभी इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाए तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हो जाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का सीधा सा मतलब ये होता है कि पृथ्वी के द्वारा आरोपित जो गुरुत्वाकर्षण बल है, राइट, पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को ही पृथ्वी का क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं, राइट। तो पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। या फिर इससे सटीक परिभाषा ये है कि कोई भी ग्रह, कोई भी पिंड, राइट, तो कोई भी ग्रह या कोई भी पिंड अपनी सतह पर या अपने आसपास स्थित पिंड या वस्तु को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है, उसके इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। या सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को ही पृथ्वी का क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल कहेंगे। अब दरअसल जो गुरुत्व बल होता है भाई, बल का तो एक ही फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, जिसको हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में क्या किया था, डिराइव किया था। अब दरअसल यहाँ पर ये जो बल है ये गुरुत्वाकर्षण, राइट, ग्रेविटी की वजह से है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, F = mg से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्व बल को F = mg से प्रदर्शित किया जाता है और इस बल की जो दिशा है वो हमेशा पृथ्वी व पिंड को मिलाने वाली रेखा में पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है, अनुदिश होती है, राइट। इसके साथ ही हम एक तरीके से और जो गुरुत्वीय बल है उसको परिभाषित कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की एक विशेष स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी के द्वारा दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाया जाता है। कुल मिलाकर पृथ्वी के द्वारा किसी अन्य पिंड पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब हम यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव को समझते हैं। तो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय बल है उसके प्रभाव को हम बॉल पेन के सिद्धांत से समझते हैं। दरअसल जो बॉल पेन होता है, राइट, जिससे आप लिखते हैं, बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन में जो रिफिल होती है उसमें अधिक संयंत्रता वाली या गाढ़ी जो है स्याही भरी जाती है, जो कि पेन की जो बॉल होती है उसमें एक छर्रा होता है, राइट, उसके माध्यम से क्या होती है, निकलती है, राइट। तो ये जो स्याही है एक छोटे से बॉल या गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जैसे जैसे हम कागज़ पर लिखते हैं वैसे वैसे ये जो बॉल है ये घूमती चली जाती है और स्याही आती है। दरअसल स्याही आने का कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि हम पेन को इस तरीके से लिखकर क्या करते हैं, लिखते हैं। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की वजह से स्याही ऊपर से क्या होती है, नीचे की ओर आती है और इस घर्षण से या इस बॉल से जो है वो कागज पर जो है स्याही आ जाती है। अगर आप कभी इस तरीके से लिखें तो पेन चलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब गुरुत्वीय जो बल है वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर लगेगा। इसकी वजह से स्याही ऊपर की ओर ना जाकर स्याही क्या होगी, नीचे की ओर आएगी। तो कुल मिलाकर जो बॉल पेन है, बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर आप बॉल पेन को सीधा रखेंगे तो स्याही ऊपर से नीचे की ओर आएगी और बॉल से स्याही कागज पर
उतरती जाएगी। अगर आप उल्टा कर देंगे, जैसे लेट के अगर आप लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, गुरुत्वीय बल जो है अब विपरीत दिशा में लगेगा, इसीलिए स्याही छर्रे में ना जाकर क्या होगी, नीचे की ओर आएगी और पेन चलना बंद हो जाएगा। राइट, अब हम समझते हैं यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखिए, अभी हमने समझा था कि हमारी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पिंड को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण या अपने द्रव्यमान के कारण क्या करती है, खींचती है। और जब कोई पिंड को पृथ्वी खींचती है, तो अगर वह पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उससे वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और अगर वेग में परिवर्तन होगा तो उसे ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है या जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो सीधा कह सकते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने द्रव्यमान के कारण या अपनी ग्रेविटी के कारण अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसी वजह से जब वस्तु केंद्र की ओर आती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। और इसी उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। या हम फिर सीधी सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से, अब यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुक्त पतन क्या होता है, जब कोई वस्तु केवल और केवल पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है तो उसको ही मुक्त पतन कहा जाता है। राइट, तो हम इस जो थे गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा को देख रहे थे। गुरुत्वीय त्वरण को हम सामान्य रूप से भी जो है परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसे हम जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि होती है। और जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है वो हमेशा कहाँ होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसी वजह से जो जी की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, केंद्र की ओर होगी। और इसका जो सूत्र है वही त्वरण का होगा, LT-2 होगा। राइट, अब यहाँ पर अगर हम जी से संबंधित कुछ और फैक्ट को देखें, राइट, तो यहाँ पर एक चीज और, पृथ्वी के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका औसत मान जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड माना गया है। राइट, अब पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके प्रभाव को भी हम यहाँ पर समझते हैं। और यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझिए, हो सकता है कि 5 नंबर में पूछा जाए कि यदि लोहे की एक टुकड़ा और लकड़ी के एक टुकड़े को समान ऊंचाई से अगर हम छोड़ें तो क्या वे पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे, या इनमें से दोनों में से कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, कारण सहित बताइए। प्रश्न को एक बार और सुनिए कि यदि लोहे के टुकड़े को एवं लकड़ी के टुकड़े को पृथ्वी की समान ऊंचाई एज से छोड़ा जाता है तो बताइए कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा और क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि यदि हम समान ऊंचाई से दोनों टुकड़ों को, लोहे के टुकड़े को और लकड़ी के टुकड़े को छोड़ते हैं तो दोनों टुकड़े पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लोहे का टुकड़ा तो भारी होता है तो पहले आएगा। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे कि देखिए, जब वस्तु अंतरिक्ष से गिरेगी तो उस पर क्या करेगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन अर्थात उस पर क्या कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सभी पर क्या करता है, समान कार्य करता है। चाहे हल्की वस्तु हो चाहे ठोस वस्तु हो, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय त्वरण जो है समान होता है। इसीलिए चाहे ठोस
टुकड़ा हो या ठोस लकड़ी हो, सभी जो वस्तुएं हैं वो धरातल पर क्या होंगी, एक साथ गिरेंगी। राइट, यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि एक साथ गिरेंगी, और उसका कारण क्या हो जाएगा, कारण ये है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, राइट, गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर क्या होता है, एक समान कार्य करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बिल्कुल विधिवत तरीके से ऐसे ही लिखेंगे कि लोहे की एवं लकड़ी की जो टुकड़ा है उसको समान ऊंचाई से फेंकने पर दोनों ही जो टुकड़े हैं वो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। कारण क्या है, कारण है कि उनकी जो गति है या दोनों टुकड़ों की जो गति है वो त्वरण पर निर्भर करेगी, और चूंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा और गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर एक समान होता है, इसी वजह से दोनों वस्तुएं जो है वो एक साथ धरातल पर पहुंचेंगी। और इसके ही मैंने यहाँ पर आपको दो अनुप्रयोग दिए हैं। राइट, तो या तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर हो सकता है ये पूछा जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के प्रभावों को समझाइए। तब भी आप ये दो उदाहरण दे सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के कारण ही दो समान ऊंचाई से अगर दो अलग अलग भार के पिंड गिराए जाएं तो दोनों ही पिंड क्या होंगे, एक साथ धरती पर पहुंचेंगे। साथ ही आप दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कि यदि समान ऊंचाई से लकड़ी का, लोहे का और मोम का एक समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के कारण ही दोनों ही जो है आदर्श परिस्थितियों में सभी टुकड़े एक साथ क्या होंगे, पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर जो है एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। राइट, अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। राइट, यहां पर देखा होगा कि वायुमंडल का घर्षण नगण्य माना जाए। राइट, इसीलिए यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो ये है कि मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक कागज, राइट, एक कागज तथा उसी कागज को मोड़कर एक बॉल बनाकर यदि दोनों को समान ऊंचाई से फेंका जाता है तो बताइए कागज का या कागज की गेंद दोनों में से कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा। इसका उत्तर अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कागज जो है और ये जो कागज की क्या हो जाएगी, गेंद। माना कि इनका द्रव्यमान क्या है, समान है, लेकिन जो कागज का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो चूंकि कागज के टुकड़े का जो कागज का पन्ना है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसीलिए इस पर वायु का जो घर्षण है, वायु का घर्षण भी क्या होगा, अधिक होगा, और वायु का घर्षण अधिक होने की वजह से ये धरातल पर बाद में पहुंचेगा, लेकिन इस पर वायु का जो घर्षण है वो क्या होगा, कम लगेगा, इसीलिए ये धरातल पर क्या हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। समझ में आया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर समान ऊंचाई से, राइट, समान ऊंचाई से दो अलग अलग भार की अगर दो वस्तुओं को गिरा रहे हैं और उनका अगर क्षेत्रफल समान है, लोहे का टुकड़ा है समान आकार का है या दो वस्तुएं हैं समान आकार की, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। राइट, वैसे ही लकड़ी का, लोहे का और मोम का समान आकार के जो टुकड़े हैं वो भी पृथ्वी पर क्या होंगे, एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि तीनों पर वायु का जो घर्षण है वो एक समान होगा, और चूंकि त्वरण तीनों पर एक समान होगा इसलिए तीनों एक साथ क्या होंगे, धरातल पर पहुंचेंगे। परंतु यदि आकार में परिवर्तन आ जाए, जैसे एक हो जाएगा कागज की सीट और एक हो जाएगा कागज का टुकड़ा, तो कागज की सीट धरातल पर बाद में पहुंचेगी क्योंकि इस पर वायु का घर्षण जो है वो अधिक कार्य करेगा, और कागज का जो टुकड़ा है या कागज की जो गेंद है वो जल्दी पहुंच जाएगी। राइट, इसका आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं, एक तो ये भी हो गया। दूसरा उदाहरण आप पैराशूट का भी दे सकते हैं। राइट, देखिए क्या होता अगर कोई व्यक्ति, राइट, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से दूसरा उदाहरण समझ सकें। राइट, इसका दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति,
पैरासूट बांधकर जो है हवाई जहाज से कूद गया है। तो एक व्यक्ति ने पैरासूट को क्या कर लिया है, खोल लिया है, और दूसरा व्यक्ति ने पैरासूट को नहीं खोला है। तो बताइए इन दोनों में से कौन पहुंचेंगे। तो देखिए, पैरासूट बांधा हुआ व्यक्ति और पैरासूट खोला हुआ व्यक्ति, दोनों का द्रव्यमान तो क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति ने पैरासूट नहीं खोला है, राइट, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो वायु का घर्षण भी कम होगा। इसी वजह से ये धरातल पर क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन पैरासूट जिसने बांधा है और जिसने पैरासूट को क्या कर लिया है, खोल लिया है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल बढ़ जाने की वजह से वायु के द्वारा जो घर्षण बल लगेगा, राइट, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उस वजह से जिस व्यक्ति ने पैरासूट खोला है वो धरातल पर आसानी से और काफ़ी देर बाद क्या होगा, उतरेगा। तो ये पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव है, और अब इनसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाना चाहिए, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसमें परिवर्तन क्यों होता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि जब हम ध्रुवों से, धरातल से ध्रुवों की ओर जाते हैं या पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन किस वजह से होता है, उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें परिवर्तन को समझते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, राइट, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को जो है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड क्या है, माना गया है, राइट। और ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड माना गया है ये समुद्र तल पर 45 डिग्री अक्षांश पर माना गया है। अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। परंतु यदि आप ध्रुवों की ओर जाएंगे या विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी के मान में क्या होता है, बदलाव आता है। अगर हम देखें तो जी का जो मान है वो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, राइट। इसी वजह से हमें यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो समझना यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, राइट। तो पृथ्वी, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया me, और एक हमने यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु ले ली जिसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, m, राइट। और इनके बीच की जो त्रिज्या है, यहाँ पर सॉरी, इसको हम धरातल पर ही लेंगे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, राइट, और जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर r e, और ये पृथ्वी का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा me। अब इसी पर कोई एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का जो है संबंध या इसका व्यंजक भी हो सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है, राइट, गुरुत्वीय त्वरण है और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उनमें क्या संबंध होता है, या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो उसको हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। हमने मान लिया कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, re है, और कोई पृथ्वी के धरातल पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, छोटा m है, राइट। अब देखिए, जब वस्तु न्यूटन की गति के नियम से जो है इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो न्यूटन की गति का नियम क्या है कि दो पिंड, राइट, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात समीकरण 1 बनेगा, उसमें इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान me और वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m। तो दोनों पिंडों के बीच में ये जो है दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तथा
इनकी बीच की दूरी, और इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, दरअसल ये पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। तो 1 क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे, राइट, तो ये यहां पर हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा G, और यहां पर हो जाएगा एम ई इंटू एम, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर ई का होल स्क्वायर। ये हमको क्या हो जाएगा, इतना जो जानकारी है ये न्यूटन की गति के न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उससे प्राप्त हो जाएगी, और जो कि यहाँ पर लिखी है। अब हमें पता है कि ये जो आकर्षण बल है ये वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण जी के वजह से उत्पन्न होता है, इसलिए ये समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 में क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू एम इंटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को रखेंगे बराबर में तो एम जी बराबर हो जाएगा जी एम ई इंटू ये छोटा एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस एम से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, अर्थात हमारे पास में बचेगा क्या, हमारे पास में जो बचेगा वो होगा G इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल G एम ई और अपॉन क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। इसका मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर क्या है निर्भर करता ही नहीं है। और यही तो मैंने आपको अभी यहाँ पर पिछले जो उदाहरण थे इनमें भी बताया था। यही तो कारण है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। इसी वजह से यदि समान आकार के, राइट, जो मैंने अभी बताया था, यदि हम समान आकार के लकड़ी के, लोहे के या मोम के समान आकार के टुकड़ों को अगर हम समान ऊंचाई से गिराएंगे तो वो धरातल पर एक समान पहुंचेंगे, क्योंकि जो वस्तुओं का द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जिसको हमने इस फॉर्मूले से भी क्या कर लिया है सिद्ध कर लिया है, राइट। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, सभी वस्तुओं पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो समान रूप से क्या करता है कार्य करता है। अब हम यहाँ पर पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके मान में परिवर्तन क्यों होता है ये समझते हैं। और ये भी हो सकता है कि 11 नंबर में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए, या पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में अगर हम धरातल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्यों बढ़ता है, या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जी का मान क्यों घटता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये जो व्याख्या है ये 11 नंबर में पूछी जा सकती है, जिसको हम यहाँ पर बिंदुवार तरीके से समझेंगे। पहली चीज़ तो मैंने बताई कि जो जी का प्रमाणिक मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जो कि 45 डिग्री अक्षांश पर तथा समुद्री तल पर मापा गया है। वहीं अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसका कारण क्या है, इसका पहला कारण हो जाएगा पृथ्वी की आकृति। दरअसल हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है चपटी है, और ध्रुवों पर चपटी होने की वजह से ध्रुवों की जो त्रिज्या है, जैसे अगर हमने मान लिया यहाँ पर ये चपटी है तो यहाँ से अगर आप देखें ये त्रिज्या और इस त्रिज्या में क्या है अंतर आता है, यहाँ पर जो है 24 किलोमीटर क्या है कम है, राइट। तो ध्रुवों पर चपटी है, इस वजह से ध्रुवों पर जो त्रिज्या है वो क्या है 21 किलोमीटर कम होती है, और वहीं विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या है वो जो है 21 किलोमीटर क्या होती है अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ध्रुवों की ओर जो त्रिज्या है वो 21 किलोमीटर कम होती है और विषुवत रेखा पर क्या होती है 21 किलोमीटर अधिक होती है। और अभी हमने देखा था कि चूंकि जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन क्या हो जाएगा आर ई का होल स्क्वायर,
इसका मतलब ये है कि जो g का मान है वो पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए यदि r का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होगा, कम होगा। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होती है और व्युत्क्रमानी होने की वजह से जो भूमध्य रेखा है उस पर जी का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। वहीं ध्रुवों पर त्रिज्या न्यूनतम होती है। यही कारण है कि ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा। साथ ही जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो त्रिज्या में क्या होगी, त्रिज्या में कमी आती जाएगी। यही कारण है कि ध्रुवों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में वृद्धि होती है और अगर आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो व्यक्ति है वो आर्कटिक देश में खड़ा है तो उस देश में जी का मान अधिक होगा और अगर कोई देश जैसे श्रीलंका में है जो कि बिल्कुल विषुवत रेखा पर है तो जी का मान क्या होगा, श्रीलंका में न्यूनतम होगा या हमारे तमिलनाडु में कम होगा। वहीं आइसलैंड है या कनाडा है जो कि बिल्कुल 70 डिग्री 80 डिग्री पर है तो वहां पर जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसलिए धरातल पर कोई भी व्यक्ति जो खड़ा है वो क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर घूमेगा। और यदि कोई भी व्यक्ति वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो उसको वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस आवश्यक अभिकेंद्री बल जो है उसकी वजह से अभिकेंद्री त्वरण ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। जैसे मान लिया कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा का क्या बनेगा, कोण बनेगा। और यहाँ पर ये जो है कोणीय विस्थापन, जैसे ये यहाँ पर जो है वो वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया यहाँ पर, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी के धरातल पर है तो वृत्तीय गति करेगी और वृत्तीय गति करने के लिए सीधी सी बात है अभिकेंद्री बल की आवश्यकता है और यही अभिकेंद्री बल जो है अभिकेंद्री त्वरण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो अभिकेंद्री त्वरण होगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो अभिकेंद्री बल या जो अभिकेंद्री त्वरण होता है, राइट, ये जो है ये पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण से ही क्या होता है, प्राप्त होगा। भाई पृथ्वी में कोई और बल तो कार्य नहीं कर रहा है, भाई जो भी व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा है उसको जो भी त्वरण उसको लगेगा वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण से ही प्राप्त होगा। इसीलिए जो परिणामी गुरुत्वीय त्वरण है, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, राइट, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस का आर ई ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा जितना भी कोणीय विस्थापन होगा। तो इस तरीके से जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से हमेशा क्या होगा, हमेशा कम ही होगा। राइट। इस वजह से भी यहाँ पर दो हम परिणाम निकाल सकते हैं। राइट। तो इस वजह से कौन से परिणाम निकलते हैं कि यदि अगर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, अर्थात यदि कोणीय विस्थापन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भाई पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमेगी नहीं तो कोई भी जो वस्तु है वो भी वृत्तीय विस्थापन नहीं करेगी या वृत्तीय गति नहीं करेगी। तो जब कोणीय विस्थापन जीरो हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जो सबसे अधिक वृद्धि है वो कहाँ पर हो जाएगी, वो होगी विषुवत रेखा पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले में अगर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट। ओमेगा बराबर जीरो होता है तो जी डैश हो जाएगा बराबर क्या, जी। इसका मतलब क्या है कि पूरी पृथ्वी पर एक समान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ध्रुवों पे तो क्या है, अधिकतम है ही सही, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की वजह से जो विषुवत रेखा पर न्यूनतम था वहां पर भी जो है जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो
जो पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि होगी और सबसे अधिक कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर होगी। एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ गई और हम मान लेते हैं कि यदि पृथ्वी 17 गुना तेजी से घूमने लगती है तो उस केसेस में जो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु है वो कैसी हो जाएगी, भारहीन जो है वो लगने लगेगी। राइट, तो ये दो चीजें याद रखनी है। राइट, कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों पर कम है, विषुवत रेखा पर अधिक है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि होगी और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर। और यदि पृथ्वी 17 गुना अधिक तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो भूमध्य रेखा पर जो रखी वस्तु है वो भारहीन होना शुरू हो जाएगी या भारहीनता की स्थिति में चली जाएगी। अब अगर हम और एक स्थिति ले कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से ऊपर जाता है तो जी का मान क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी तल से ऊपर जाता है तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम ई अपन और ई का स्क्वायर, और यहाँ पर जैसे ही आर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। राइट, अगर कोई व्यक्ति जैसे ये है पृथ्वी, राइट, अभी व्यक्ति कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब अगर ये व्यक्ति यहाँ पर ना जाकर यहाँ पर चला जाता है तो ये आर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपने केंद्र से। तो इस वजह से व्यक्ति जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगा जी का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और अगर हम देखें 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात व्यक्ति आर और आर, जैसे अगर हम ये कहें कि यहाँ पर 6400 की ऊंचाई अर्थात क्या हो जाएगा 2r, तो अगर हम 2r रखेंगे तो होल स्क्वायर कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, g बराबर जी एम ई अपॉन 4r e का स्क्वायर। अर्थात क्या होगा कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के धरातल से 6400 या पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई के बराबर ऊंचाई पर होता है तो जी का मान क्या हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। और आखिरी की जो स्थिति है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होता है, घटता है। और यदि कोई व्यक्ति केंद्र पर पहुंच जाएगा, राइट, तो उस स्थिति में भी जो है यहाँ पर जी के मान में बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पृथ्वी के जैसे ही वो केंद्र में पहुंचेगा तब भी उसके मान में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। इसके साथ ही जी के मान में और कुछ विशेष स्थितियों में कमी आती है। वो कैसी है कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण, राइट, इसके जो है इसके मान में कमी महसूस कब होती है, यदि कोई भी व्यक्ति वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा है। राइट, यदि गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से जब वो गिरेगी तो वह भी जो है भारहीनता की स्थिति में चल जाएगी। या फिर लिफ्ट की क्या हो जाए, डोरी टूट जाए। तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो लिफ्ट क्या होगी, नीचे से बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगी और व्यक्ति भी उसमें आएगा। तो जब मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिरती है तब भी भारहीनता की स्थिति में चला जाता है, और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो उस समय भी जो वस्तु है उसका भार कैसा होता है, शून्य महसूस होने लगता है। अर्थात जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को भी समझ लिया। राइट, अब हम साथ में ही यहाँ पर पढ़ते हैं द्रव्यमान के बारे में, क्योंकि ये जी से जुड़ा हुआ है। देखिए द्रव्यमान की क्या परिभाषा होती है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वह भौतिक राशि होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पिंड में पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो जितनी पदार्थ की मात्रा समाहित होती है उतना ही उस वस्तु का द्रव्यमान होगा। और द्रव्यमान ही दरअसल क्या होती है, जड़त्व की माप होती है। अर्थात जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जितना कम द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही कम होगा। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, जिसका SI मात्रक
किलोग्राम होता है, राइट। और जो द्रव्यमान है, ये किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है ये हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे बुध ग्रह पर हो, राइट। अब हो जाएगा अगला भार। भार क्या होता है कि किसी भी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, या सीधा हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का पृथ्वी पर भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को ही क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है, राइट। और भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को ही क्या कहते हैं, भार, इसलिए इसकी इकाई भी क्या होगी, न्यूटन होगी। और वो बल कितना होगा, F बराबर कितना होगा, mg होगा, राइट, F बराबर mg। और यही बल को हम क्या कह रहे हैं, भार कह रहे हैं, इसीलिए W बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो वस्तु का भार है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर क्या करता है, निर्भर करता है, राइट। अब यहाँ पर जो भार है वो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर कार्य करता है, इसीलिए अगर कभी गुरुत्वीय त्वरण के मान में वैल्यू में परिवर्तन होगा तो उससे भार में भी परिवर्तन होगा। अगर जी का मान ध्रुवों पर अधिक है तो समान जो द्रव्यमान की वस्तु है उसका भार ध्रुवों पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। वहीं जो भार है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, राइट। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या उसके भार में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसी वजह से चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है या गुरुत्वीय त्वरण है, राइट, वो 1/6 होता है। इसीलिए किसी भी वस्तु का भार, जैसे हमने कह लिया कि पृथ्वी पर जो भार है, अगर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का जो भार है वो 60 का 1/6 मतलब कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। तो यदि हम किसी वस्तु का भार जितना पृथ्वी पर है चंद्रमा पर उस भार का क्या होगा, 1/6 होगा। अब हम अंत में यहाँ पर पलायन वेग को भी समझते हैं, एस्केप वेलोसिटी समझते हैं। देखिए, जब भी किसी भी वस्तु को हम पृथ्वी से क्या करते हैं, उछालते हैं, जैसे ये आप खड़े हैं यहाँ पर, राइट, और आपने एक यहाँ पर बॉल को फेंका तो ये जो बॉल है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगी, धरती पर लौट आएगी। आपने और तेजी से फेंका फिर भी लौट आएगी, राइट। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में या हवा में उछालते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर क्या होती है, वापस लौट आती है। अब यदि हम वेग बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु जो है पृथ्वी पर वापस नहीं आती है और उसी वेग को क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए तो वह वस्तु धरातल पर वापस ना आकर, राइट, हमेशा अंतरिक्ष में चली जाती है या पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है, तो उस वेग को ही क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहते हैं या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जो पलायन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, वेग कर। और जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अर्थात अगर हम पृथ्वी से किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, गलती मत करना, किलोमीटर पर आवर नहीं है, कितना, 1 सेकंड में 11.2, राइट। अगर पृथ्वी से हम वस्तु को इतनी तेजी से फेंकें कि 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले,
तो इतने वेग से फेंकने पर वस्तु जो है धरातल पर लौटकर नहीं आएगी, बल्कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से यदि वस्तु को अंतरिक्ष में उछाला जाए तो वस्तु धरातल पर वापस नहीं आती है, उस वेग को ही पलायन वेग कहते हैं, जिसका पृथ्वी के लिए मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट। तो अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।